अच्छा, एक चीज़ होती है पेपर देना और एक है पेपर पास करना। क्या एक ही चीज़ है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं? दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि पेपर देते तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन पास करने वाले थोड़े से। क्या ख्याल है? तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ पेपर देना है या पास भी करना है। पास कैसे होगा? रेगुलर बेसिस पे क्लास में आके एक लेक्चर गया तो उसके आगे आने वाली एक वीक की कहानी गई। क्या ख्याल है? इन पूरा वीक ही गया। कुछ लोगों ने अभी तक पहले 10 लेक्चर में ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि अगर एक दिन गया तो आने वाले 6 दिन भी गए। पास कैसे होगा पेपर? टेस्ट दे के। टेस्ट कैसे होगा? पढ़ के। तो इसी जब पढ़ा ही नहीं है तो टेस्ट देने का तो दिल ही नहीं ना करेगा, और टेस्ट नहीं दोगे तो पेपर में पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कैसे करना है। इसलिए टेस्ट देना पड़ेंगे आपको, पढ़ना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे अगर पेपर पास करना है तो। हाँ, अगर सिर्फ पेपर देना है तो वो तो काफ़ी सारे लोग देंगे, आप भी दे के अपना शौक़ पूरा कर लेना। क्या ख्याल है? सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि इस मंथ में मेरे पेपर होते हैं, घर वालों से ख़र्चा भी तो लेना होता है ना, तो इस मंथ में मेरे पर्चे होते हैं। लेकिन पास बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, 30 to 40% मैक्सिमम पास करते हैं। फेल करने वाले बेतहाशा होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि सिर्फ पेपर देना है या पास भी करना है। फेल करने वाले स्टूडेंट बेतहाशा, उनके पास एंटरटेनमेंट चार्म्स बहुत ज़्यादा है। थ्रू आउट सेशन आपको रहना होगा पासिंग स्टूडेंट में। कैसे? रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करके, वीकली टेस्ट देके। एक दिन भी अगर आप फेलिंग स्टूडेंट में जाओगे तो एक तो नंबर में ज़्यादा है, दूसरा उनके पास एंटरटेनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। आप जाओगे आपको बड़ा अच्छा सा फील होगा, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होगा नहीं, मैंने इनमें नहीं रहना, मैंने तो उधर जाना है। आप उठने लगोगे, कहेंगे ठहर जा, अभी तो आया, क्या हो गया, चला ही जाना है तूने, बैठ जा हमारे पास भी थोड़ी देर। फिर आप उठने लगोगे, नहीं यार मैं चलता हूँ, नहीं बैठ जा, अभी तो आया, क्या हो गया। और एंड पे आप आफ्टर रिज़ल्ट उनके अंदर ही पाए जाओगे। इसलिए कोशिश करनी है, अगर पासिंग स्टूडेंट्स में आफ्टर रिज़ल्ट भी आना है तो थ्रू आउट दिस सेशन आपको पासिंग स्टूडेंट में अपने आप को रखना है। एक दिन भी उधर गए तो आपके साथ चिपक जाएंगे, आपको वापस नहीं आने देंगे। रिज़ल्ट के बाद अपनी एंटरटेनमेंट्स में ही आपको लेके चल रहे होंगे। मुतमिन डैश ही होते हैं ना ये। क्या कहला है, खैर है एक अटैम्प्ट और सही, क्या फ़र्क पड़ता है। और जब ये सोच आती है तो फिर पता नहीं कितनी अटैम्प्ट्स लगती हैं। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें, ये सेमेस्टर ईजी नहीं है। रमज़ान का एक मंथ मुश्किल काम है स्टडी को मैनेज करना। क्यों? हमारी नींद ही नहीं मैनेज हो रही, स्टडी कैसे मैनेज करें। लेकिन वो एक टाइम टेबल आपको लिख के बनाना पड़ेगा, उसे डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे, ये मंथ गया सेमेस्टर, ये नहीं पकड़ा जाएगा। एंड वाले मंथ में रिवीजन में आप कुछ नई चीज़ें कर रहे होगे। जब एंड वाले मंथ में आप रिवीजन की बजाय कुछ नई चीज़ें कर रहे हो तो पेपर पास करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करें, ये मंथ नहीं जाना चाहिए, ये मंथ में पढ़ना है। इस मंथ में जो चीज़ें चल रही हैं अगर ये निकल गई तो ये कवर नहीं होने वाली। इस सेमेस्टर में 2 ईदें आनी हैं, वो 2 ईदों ने आपके 2 वीक तो लेने ही लेने हैं। उन 2 वीक्स में आप कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। इसी सेमेस्टर में आपने जश्न आज़ादी भी मनानी 14 अगस्त को पेपरों से पहले। क्या ख्याल है? 1-2 दिन वो भी चले जाने हैं। उतना इतना ईजी सेमेस्टर नहीं है कि स्टडी की रूटीन आप बना लो और उसे मेंटेन कर लो। नहीं, उसने डिस्टर्ब होना ही होना है। इसलिए कोशिश करें कि एक एक दिन भी ज़ाया करने से बचें। एक दिन ज़ाया करने का मतलब क्या है? अगले दिन पे 2 दिन का पढ़ने का बोझ आ गया, और आपके पास आजकल तो मेरे ख्याल से एक दिन का ही साथ साथ पढ़ लो, बड़ा मुश्किल काम है। और जब 2 दिन का काम बर्डन आना है तो वो नहीं होना, फिर पता नहीं कितने दिन का पेंडिंग हो जाना है, और वो पेंडिंग फिर
आखिरी मंथ को अफेक्ट कर रहा होगा। इसलिए प्लीज़ अपने आप को समझाएं कि आप कर रहे हो CA नॉट BA। CA का एक लेवल है, 5 फील्ड्स की ये हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अकाउंटेंसी फील्ड की इससे बड़ी सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में नहीं है, ऑडिट फील्ड की इससे बड़ी सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में नहीं है, टैक्स फील्ड की इससे बड़ी सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में नहीं है, बिज़नेस कंसल्टेंसी की फील्ड की इससे बड़ी सर्टिफिकेशन नहीं है, फाइनेंस की फील्ड की इससे बड़ी सर्टिफिकेशन नहीं है। अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस, टैक्स, बिज़नेस कंसल्टेंसी, ये 5 फील्ड्स की ये हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है। मीन आप कोई नॉर्मल इंसान बनने नहीं जा रहे, आपका एक लेवल होगा CA करने के बाद, और वो लेवल ऐसे नहीं अचीव हो जाता। कुछ पाने के लिए आजकल के दौर में बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ खो के नहीं कुछ पाया जाएगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और अगर आप ये कहो कि बाकी रूटीन भी चलती रहे, सब कुछ वैसे चलता रहे और साथ CA भी हो जाए, ये नहीं होने वाला। क्या ख्याल है? CA कितने साल का है? 1 साल का, सिर्फ 1 साल का। कैफ के 1 साल में अगर आपने 6 पर्चे पास कर लिए तो CA हो गया। और अगर कैफ के 6 पर्चे 1 साल में पास नहीं हुए तो CA लटक गया या नहीं हुआ। सिर्फ 1 साल की गेम है CA कि आपने पहले 1 साल जो कैफ का है उसमें 6 पर्चे पास करने हैं, वो हो गए तो अगले में 2 पर्चे आप कर लोगे। क्यों? आपके अंदर जरासीम आगे पढ़ने वाले, और वैसे भी एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक मोटिवेशन आ गई कि आप 2 रह गए, ये करने हैं। और वो करने के बाद आप चले गए फॉर्म में। उसके बाद CA फाइनल के पर्चे हैं, वो आधे आधे आपने सारे यहाँ पे पढ़ के जाना है, आधा आधा वहाँ पे पढ़ना है, हो जाएगा वो। औखा काम क्या है? कैफ कवर करना। और 1 साल में 6 पर्चे अगर पास कर लिए तो CA हो जाएगा, नहीं किए तो उसके बाद ऐसे गंदे जरासीम आपके अंदर आएंगे जिनकी सारी ज़िंदगी आपको वैक्सीन नहीं मिलनी, ढूंढते रहोगे नहीं मिलनी, फिर कितनी अटैम्प्ट्स लगेंगी नहीं पता, कौन सी फर्म में जाओगे पता नहीं, जाओगे भी नहीं जाओगे नहीं पता। और जब अटैम्प्ट्स 2-4 लग जाती हैं तो अपने आप से फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, नफ़रत होना शुरू हो जाती है। फिर ना आप CA करने जोगे होते हो ना छोड़ने जोगे होते हो। करने जोगे क्यों नहीं होते? वो जो गंदे जरासीम अंदर आ गए हैं उनकी वैक्सीन नहीं मिल रही होती, रूटीन बन नहीं रही होती। छोड़ने जोगे क्यों नहीं होते? सारी दुनिया को बताया है क्या कर रहा है CA, तब कैसे मैं कह दूं कि मैंने छोड़ दिया? क्या कह रहा है? किसी को बताते हो तो क्या कर रहे हो CA, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं लोग अभी से ही, अभी आप बने नहीं हो। आपके पेरेंट्स बताते हैं किसी को मेरा पुत्र पुत्री क्या कर रहे हैं CA, लोग उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं अभी से। ये भी आप बने नहीं हो तो बनने के बाद आप देखो क्या हाल होगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें ये मंथ ज़ाया नहीं करें, वरना ये सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। इतना आसान सेमेस्टर ये नहीं है, इतना औखा काम भी नहीं है CA करना। 3 पेपर हैं, सुबह 7-8 बजे स्टार्ट करो, 12 बजे तक क्लासेस ख़त्म, घंटा 1.5 ब्रेक लो, उसके बाद हर सब्जेक्ट का काम डेली करो। कितने 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। शाम को 7 बजे आप वेले हो जाते हो। अगर सुबह 7-8 बजे क्लासेस स्टार्ट की हैं तो 7 से 10 उठा लो मोबाइल, दुनिया को तंग करो, देखो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, करो कॉलिंग जिसको भी करनी है, 10 बजे सो जाओ, सुबह उठ के फिर रूटीन में आ जाओ, शाम 7 बजे फिर वेले। मंडे टू सैटरडे ये काम है, संडे ना क्लासेस है ना पढ़ने को, अय्याशी है। क्या कहला? 5वां पर्चे देने के बाद 3 वीक फिर अय्याशी है। क्या करना है? कुछ भी नहीं। यारों दोस्तों को मिलो, रिश्तेदारों को जाके मिलो 3 वीक। 1 साल की गेम है सिर्फ। 1 साल दुनिया को सेक्रीफाइस करके स्टडी को प्रायोरिटाइज करोगे तो CA हो जाएगा। अगर आप ये कहो कि दुनिया भी साथ चलती रहे और स्टडी भी हो जाए तो ये नहीं होने वाला, ना किसी ने किया है ना होना है। सिर्फ इसको समझाने की देर है। अगर ये समझ गया तो ज़िंदगी बन गई, नहीं समझा तो आपको पता नहीं कितनी तबाह बर्बाद हो जाएगी आपकी ज़िंदगी।
झूठ पे झूठ बोल रहे होगे, घर वालों से झूठ पे झूठ, दोस्तों से झूठ पे झूठ, मेरे पर्चे निकल गए हैं लेकिन निकले नहीं होते। और जब घर वालों से झूठ स्टार्ट हो जाता है वो पर्चा आपका पास नहीं होता। इस पर्चे के बारे में आपने घर वालों से, अपने माँ बाप से झूठ बोल लिया तो उसमें खैर ही ख़त्म हो गई, तो वो फिर पास नहीं होने वाला, ना ही उसमें कोई सक्सेस मिलने वाली है। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें, अपने किबले दुरुस्त करें, डेली का एक टाइम टेबल बनाएं, उसे फॉलो करें ताकि सीए हो जाए। 1 साल में 6 पर्चे पास कर दें, हो गए, सीए हो गया। 5 साल का नहीं है, 6 साल का नहीं है, सिर्फ 1 साल का है। कैफ का 1 साल जिसमें 6 पर्चे पास होने हैं, हो गए तो हो गया, नहीं हुए तो फिर नहीं हुआ। वापस आ गया हम चैप्टर 14। क्या बातें शुरू कर दी आपने, इमोशनल कर दिया। हाँ, अभी डिस्कस करते हैं सारा। ये चैप्टर 14 नाम हमने रखा था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, उसमें अभी तक हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है थ्रू हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। और 4 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, मनी मार्केट हेज के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, फ्यूचर्स के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, और ऑप्शंस के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। फॉरवर्ड क्या है, बैंक के पास आज गए, हमने एक रेट फिक्स कर लिया और उस रेट के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, फ्यूचर की रसीट या फ्यूचर की पेमेंट निकालनी है। सिंपल एक लाइन की कैलकुलेशन है बस। हाँ, क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड के रेट आपको 1 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड मीन डिफरेंट दिए जाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि आपने पेमेंट 1 मंथ में करनी है, 3 मंथ्स में करनी है, 6 मंथ्स में करनी है, तो वही फॉरवर्ड के रेट आप यूज़ करोगे। रेट 2 दिए गए हैं तो देखना है डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट है तो मल्टीप्लाई का केस है, पेमेंट है तो पे मोर बड़े रेट से मल्टीप्लाई करोगे, रसीट है तो रिसीव लेस छोटे रेट से मल्टीप्लाई करोगे। इनडायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट बोलने का मतलब हमारी करेंसी, होम करेंसी हमारी जो है वो 1 है, बेस है, तो डिवीजन का केस है। डिवीजन में पेमेंट है तो पे मोर आएगी छोटे रेट से डिवाइड करने से, रसीट है तो रिसीव लेस आएगा बड़े रेट से डिवाइड करने से। क्या कहला, एक लाइन की कैलकुलेशन। मनी मार्केट हेज, इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं तो ये हमारे पास एक टूल है रिस्क को मैनेज करने का। इंटरेस्ट रेट किसके, हमारी होम कंट्री के बोरिंग लैंडिंग के रेट और फॉरेन कंट्री के बोरिंग लैंडिंग के रेट। अगर हमने फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आज हम फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, मीन एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतने डॉलर डिपॉजिट करेंगे कि 3 माह इंटरेस्ट के बाद वो उतने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है, ताकि हम उस अकाउंट से निकाल के पेमेंट कर देंगे। हाँ, वो डिपॉजिट हम कहाँ से करेंगे, अपनी होम करेंसी में बारो करते हुए, और अपनी होम करेंसी में जब बारो करेंगे तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देंगे। कितने बारो करने हैं, वो जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो इतने हमने बारो करके डिपॉजिट करने हैं, लेकिन उसके साथ हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट और जो अमाउंट बारो की है इससे हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। उस कॉस्ट को हमने जो फ्यूचर में पेमेंट करनी थी डॉलर में, उसके साथ कंपेयर करके एक रेट निकाल सकते हैं। उस रेट को फॉरवर्ड का रेट भी बोला जाता है, जो हमने अपना बनाया जब बैंक ने नहीं दिया तो। क्या ख्याल है, नहीं हमने फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में रिसीव करना है कुछ, तो आज हम फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, मीन वो आज रिसीव कर लेंगे। कैसे, फॉरेन करेंसी में लोन लेके रिसीव करना है $10,000, लोन आज हम लेंगे $9,800। क्यों, 200 बीच में क्या है, इंटरेस्ट, ताकि 3 माह बाद जब हमें $10,000 मिलेगा तो उसे 9,800 हम लोन भी पे कर देंगे और जो 200 इंटरेस्ट दिया होगा वो भी पे कर देंगे। पैसे करेंगे क्या, ला के अपनी होम करेंसी में डिपॉजिट कर देंगे एक अकाउंट के अंदर और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करेंगे और हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हमारी होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है, मीन कमा ज़्यादा रहे हैं, पे कम कर रहे हैं। क्या ख्याल है, और वो जो हमारी होम करेंसी में अमाउंट बनी थी लोन वाली प्लस इंटरेस्ट, ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल रसीट इस ट्रांजैक्शन के थ्रू जो होम करेंसी में हमें मिली।
उसको कंपेयर करेंगे उस फॉरेन करेंसी के साथ, तुम्हारे पास एक रेट आ जाएगा जिसे हम फॉरवर्ड रेट या इफेक्टिव रेट का नाम दे देंगे। क्या ख्याल है? रिस्क को मैनेज किया जाता है फ्यूचर्स के थ्रू। फ्यूचर क्या है? एक मार्केट है जिसके अपने रेट हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ ट्रेड करते हैं किसी चीज़ में, मीन बाय सेल करते हैं गेन या लॉस के लिए। लेकिन गेन या लॉस तभी मिलेगा जब ट्रांजैक्शन पूरी होगी, मीन बाय के साथ सेल या सेल के साथ बाय भी होगा। कोई एक काम आप करके नहीं निकल सकते, दोनों काम करोगे। इसलिए स्ट्रैटेजी आपकी या तो बाय नाउ सेल लेटर होगी, अगर फ्यूचर में पेमेंट है, नहीं फ्यूचर में रिसीट है तो रिसीव करने के बाद आपने डॉलर सेल करने, तो आप स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? सेल नाउ बाय लेटर। इसके अंदर आप फिजिकली ना तो कोई चीज़ अपने पास बाय करके रख रहे हो, ना कोई फिजिकली चीज़ ले जा के सेल कर रहे हो। हवा में ही आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो। क्यों? इसमें सिंगल थिंग में बाइंग सेलिंग नहीं होती, इन दी फॉर्म ऑफ लॉट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज बताया होता है। कुछ स्टेप हमने बनाए थे, पहले हम टाइमलाइन डिफाइन करेंगे, हेज डेट क्या है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है। क्योंकि अगर बाय नाउ सेल लेटर है तो यहाँ पे हमने बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। सेल नाउ बाय लेटर है तो यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है। और फ्यूचर मार्केट के अपने रेट होते हैं, हेज डेट के भी और ट्रांजैक्शन डेट के भी। ठीक हो गया? हाँ, डिफरेंट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं तो आपने उसमें से चूज़ करना है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना है। लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट वाला, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। फिर आपने क्या करना है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने, गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालना है, बाय सेल देखना है गेन है या लॉस है। गेन लॉस ऑन स्पॉट निकालना है कि एक्चुअल आपने बाइंग कितने की कहाँ पे? ट्रांजैक्शन डेट पे, स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली। हेज डेट पे स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली आप कितने का बाय कर सकते थे, तो देखना है ये रेट चेंज होने की वजह से गेन या लॉस ऑन स्पॉट क्या आया। उसके बाद क्या करना है? कंप्यूट करनी है कॉस्ट एंड रेट, मीन कैश वाली दो चीज़ें ले लेनी है, एक्चुअल बाइंग स्पॉट की और साथ गेन लॉस जो फ्यूचर से आपको मिला, तो इनको कंपेयर करके टोटल कॉस्ट आ गई, कंपेयर कर लिया कितने डॉलर आपने पे करने थे उसके साथ, तो आपको एक रेट भी इफेक्टिव मिल जाता है। फ्यूचर्स। ऑप्शंस क्या है? एक सेपरेट मार्केट है जिसमें आप एंटर होते हो, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है ये आपके पास चॉइस है, मीन राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि एक रेट आपने आज फिक्स किया है तो आपने फ्यूचर पे उसी रेट पे डॉलर लेने हैं या नहीं लेने, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अगर तो फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आप डॉलर लोगे, मीन ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, और अगर नुकसान नज़र आ रहा है तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे। क्या ख्याल है? ऑप्शन का एक क्वेश्चन रहता था, उसमें आए ज़रा, क्वेश्चन 25। Question 25. IQ Limited requires to pay $938,000 for import of high-tech printing machine on 10th January 2022. तो कंपनी ने कोई मशीनरी प्रिंटिंग परचेज़ की है, इंपोर्ट की है, जिसकी 10th जनवरी 2022 को $938,000 पेमेंट करनी है। He intends to hedge using option. और उसने बता दिया कि आप फॉरवर्ड मनी मार्केट है, फ्यूचर्स नहीं, ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग करनी चाह रहे हो। और आपने इंपोर्ट की है, पेमेंट करनी है, तो कॉल ऑप्शन पे जाओगे या पुट ऑप्शन पे जाओगे? कॉल ऑप्शन पे। और कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस दी गई है, पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस दी गई है, तो हमें क्या पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की ज़रूरत है? ये लाइन काटा लग गई। ठीक हो गया? पेमेंट करनी है 10 जनवरी को, और कॉल ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का। कौन सा चूज़ करोगे? जनवरी का। तो दिसंबर और फरवरी वाला भी काटा लग गया। तब हमारे पास 2 फिगर बच गई, एक 158.5 स्ट्राइक प्राइस और एक 1 प्रीमियम। क्या ख्याल है? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज़ 1000। फ्यूचर की तरह ऑप्शन मार्केट में भी सिंगल बाइंग सेलिंग आप नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में लॉट्स में करना पड़ेगी। डिटरमाइन हेज सेटअप, हेज सेटअप बनाना है आपको, मीन हेज स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। और उसके बाद आपने क्या करना है? कंप्यूट हेज आउटकम,
where actual spot rate is 161 and rupees 163 independently. तो आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन 25. सो पहले क्या है जी हमारी हेज स्ट्रैटेजी, क्या है? कॉल ऑप्शन कि पुट ऑप्शन? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन. क्यों कॉल ऑप्शन? क्योंकि पेमेंट है कितने की? $938,000 की इन या ऑन 10th जनवरी. उसके बाद हम आगे जी किस तरफ? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो हमारे पास 3 थे तो हमने चूज़ कर लिया कौन सा? जनवरी कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद आ गया जी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 938,000. एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ उसने दिया जी 100,000, तो 9.38 अप्रॉक्सीमेटली 9 कॉन्ट्रैक्ट्स या लॉट्स. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, जो इस क्वेश्चन में मसला नहीं है. क्यों? एक ही दी गई है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दी हो तो फिर हमने सीख लिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि कैसे हमें जो है वो सिलेक्शन ऑफ प्राइस निकालनी है. अगर तो कॉल ऑप्शन है तो हमने क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस, उसमें प्रीमियम को प्लस करके नेट अमाउंट निकालनी है और नेट अमाउंट्स में से देखना है जो लोअर है उसके अगेंस्ट वाली एक्सरसाइज प्राइस सिलेक्ट करनी है. अगर पुट ऑप्शन है तो एक्सरसाइज प्राइस में से प्रीमियम माइनस करना है. क्यों माइनस करना है? क्योंकि उसमें एक्सरसाइज प्राइस इनफ्लो है और प्रीमियम आउटफ्लो है, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके हमारे पास नेट अमाउंट आएगी. और नेट अमाउंट के कॉलम में हमने देखना है हायर अमाउंट कौन सी है, उसके अगेंस्ट जो एक्सरसाइज प्राइस है वो हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक हो गया जी. इसके बाद हमने क्या करना है? फ्यूचर्स में इसके बाद क्या करते थे? गेन या लॉस ऑन फ्यूचर निकालते थे. ऑप्शन में कभी भी लॉस नहीं होगा आपको. क्यों? आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, आप एक्सरसाइज ही वो करोगे जिसमें फ़ायदा है. क्या ख्याल है? तो आप क्या निकालोगे? गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी, अगर है तो. गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी मीन अगर है तो वो आपने निकालना है. कैसे गेन निकालेंगे जी? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. अगर कॉल ऑप्शन है तो इमीडिएट गेन, इंट्रिंसिक वैल्यू, और अगर पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस जो है वो हमारे पास है यहाँ पे कितनी? 161, और हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है कितनी? 158.5. तो माइनस किया तो हमारे पास जो है वो गेन आ गया कितना? 2.5. लेकिन टोटल गेन निकालने के लिए हमने कहा जी कि 9 लॉट्स हैं ऑफ 100,000 ईच, तो कितना आ गया? 2250,000. क्या ख्याल है? उसके बाद हम फ्यूचर में निकालते थे गेन और लॉस ऑन स्पॉट. वो ऑप्शन में काम नहीं करना. ऑप्शन में क्या करना है? सिर्फ गेन ऑन ऑप्शन है तो. स्पॉट का गेन लॉस ऑप्शन में नहीं निकालना. हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, नेट कॉस्ट एंड रेट, अफेक्टिव रेट. तो वो हम काम करेंगे यहाँ पे. नेट कॉस्ट मीन ऑप्शन के बिना अगर हम देखें तो एक्चुअली आपने जो $938,000 की पेमेंट की है वो किस रेट पे की है? 161 पे. मार्केट प्राइस क्या थी? 161 पे एक्चुअल आपने पेमेंट की है ना. क्या ख्याल है? तो क्या करोगे? एक्चुअल पेमेंट जो आपने की है वो क्या की है? $938,000 इंटू 161, तो कितने की है? 151018,000 इतने की. ठीक हो गया. आउटफ्लो है, इनफ्लो है? आउटफ्लो है, आउटफ्लो है. क्या ख्याल है? कैश वाली ट्रांजैक्शन यही की ना आपने. क्या ख्याल है? मीन ऑप्शन के बिना, ऑप्शन मार्केट में एंटर होने से आपको इतना गेन भी मिला है. क्या ख्याल है? तो इसको भी साथ लेंगे. कैश वाली ट्रांजैक्शन, गेन ऑन ऑप्शन कितना है?
2250,000। ऑप्शन में आप कुछ प्रीमियम भी पे करते हो। कितना प्रीमियम पे किया आपने? 1 प्रीमियम पे किया है। सो प्रीमियम कितना पे किया आपने? 1 अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट 9 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100,000 ईच। कितना? 900,000। अब हमारे पास नेट कॉस्ट आपने निकालते वक्त देखना है कि जो इनफ्लोज हैं और जो आउटफ्लोज हैं। नेट कॉस्ट आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो निकालना है, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, तो आपके पास नेट कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है? या यूँ कर लो, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, तो नेट कॉस्ट आ जाएगी 105,1018,000। नहीं 1000 नहीं, 105,108 नहीं, कैसे हो सकता है? 1018 एंड पे 8 कैसे आ सकता है? 1496 8000। ये बात मानने वाली है। रेट क्या पड़ा सर? डिवाइडेड बाय कितने डॉलर थे? कितने डॉलर थे? 938,000। तो व्हाट इज इफेक्टिव रेट? आपको किस रेट पे ये डॉलर की पेमेंट पड़ी? 159.56 पर डॉलर। क्या ख्याल है? एक्चुअल में आपने डॉलर में जो पेमेंट की 161 में की, लेकिन ऑप्शन मार्केट में एंटर होने से आपका फायदा हो गया और आपकी ये ट्रांजैक्शन किस रेट पे पड़ी? 159.56 पे। क्या ख्याल है? मीन स्टार्ट में रेट कितना था? 158.5। आप जब पेमेंट करने गए तो 161 हो चुका था, लेकिन आपको ऑप्शन के फायदे की सूरत में ये ट्रांजैक्शन किस रेट पे पड़ी? 159.56 रादर देन 161। बात समझ आती है? अगर एक्सरसाइज प्राइस 163 हो तो प्लीज़ मुझे रेट निकाल के दे देंगे, आपकी ये ट्रांजैक्शन किस इफेक्टिव रेट पे पड़ी। अगर एक्सरसाइज प्राइस 161 की बजाय 163 हो, मीन यहाँ से ऑनवर्ड बातें चेंज हो जाएंगी। $159.6 $159.6। 2 शहादतें और चाहिए मुझे।
159.6, 3 शातें पूरी हो चुकी हैं। लॉक कर दूं आंसर? किसी का ना निकल रहा हो, किसी का इफेक्टिव रेट 159.6 ना आ रहा हो। ठीक हो गया, चलें आगे। पक्की बात है, सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं मुझे। ओके, चलिए अब कॉपी पेन सब कुछ बंद कर दें, कुछ और नई बातें करते हैं। जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, बेसिस का कॉन्सेप्ट। बेसिस क्या होता है? समटाइम क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ट्रांजैक्शन डेट का स्पॉट रेट दिया होता है लेकिन फ्यूचर का रेट नहीं दिया होता। क्यों? फ्यूचर मार्केट की अगर हम बाय सेल कर रहे हैं तो उसमें हमने स्पॉट रेट नहीं, फ्यूचर्स के रेट यूज़ करना होते हैं। क्या ख्याल है? स्पॉट की बाइंग सेलिंग में स्पॉट रेट, क्या ख्याल है? लेकिन क्वेश्चन के अंदर समटाइम उसने क्या किया होता है कि हमें ट्रांजैक्शन डेट पे स्पॉट रेट तो दिया होता है लेकिन फ्यूचर का रेट नहीं दिया होता। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है बेसिस का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज एग्जाम्पल है एक, एप्पल लिमिटेड bought future bought futures for 5 months. Bought on 1st June फ्यूचर फॉर 5 मंथ्स, मीन 5 मंथ्स का अगर 1 जून को फ्यूचर बाय किया है तो कब एक्सपायर हो रहा होगा? 5 मंथ्स बोले तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, i.e. अक्टूबर फ्यूचर। इसकी प्राइस जो है, स्पॉट रेट जो है वो है सपोज 180 पर डॉलर और फ्यूचर रेट है सपोज 185 पर डॉलर। क्वेश्चन के अंदर भी स्पॉट के सेपरेट रेट होते थे, फ्यूचर के सेपरेट रेट होते हैं। ठीक हो गया? और फ्यूचर में रेट आपको स्पॉट से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। इसमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का। ये जो डिफरेंस है इसे नाम दिया जाता है बेसिस का। सो बेसिस क्या है? डिफरेंस बिटवीन spot rate and future rate. So basis is equal to difference between spot rate and future rate. ठीक हो गया? अब एक टाइमलाइन बनाते हैं हम यहाँ पे। मीन ये फ्यूचर कब उसने बाय किया? 1 जून को। कब एक्सपायर होना है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को 5 मंथ इसी तरह पूरे होंगे। जून का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक हो गया? यहाँ पे 1 जून को हमारे पास स्पॉट जो था वो था 180
और फ्यूचर जो था बेसिस जो था वो कितना था 5 था और हमारे पास फ्यूचर रेट जो है वो कितना था 185। ठीक हो गया। अब क्या हुआ ऑन 31 जुलाई स्पॉट रेट जो है वो सपोज हो गया 178। 31 जुलाई को क्या हो गया स्पॉट रेट 178। हमने फ्यूचर रेट निकालना है 31 जुलाई को हमने फ्यूचर रेट निकालना है। बेसिस के थ्रू निकालेंगे। अब ये बेसिस जो है ना ये जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा ये रिड्यूस होता चला जाएगा और एट मैच्योरिटी डेट ये ज़ीरो हो जाता है। जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा ये रिड्यूस होता चला जाएगा और एट मैच्योरिटी डेट ये कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिस कितना होगा इस डेट से ऑनवर्ड देखिएगा रिमेनिंग मंथ्स कितने बचते हैं 3 मंथ्स बचते हैं। क्या कहला है अगस्त सितंबर अक्टूबर क्या कहला है। तो हम बेसिस निकालेंगे कैसे ये हमारे पास 5 जो है ओरिजिनल बेसिस था इनटू हम एक फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन क्या रिमेनिंग मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ कितने थे 5 तो कितना आ गया हमारे पास 3 जो है वो बेसिस आया। दिस मीन फ्यूचर रेट हमारे पास क्या होगा 181। यहाँ तक बात समझ आती है। मीन बेसिस जो ओरिजिनल हमारे पास था इनटू हम करेंगे फ्रैक्शन अप्लाई फ्रैक्शन रिमेनिंग मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ। टोटल मंथ ये कितने टोटल मंथ का बेसिस था 5 मंथ का। रिमेनिंग मंथ इस डेट पे बाकी कितने बचते हैं 3 बचते हैं तो 3/5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेसिस आ गया कितना 3। क्या कह रहा मीन्स फ्यूचर का रेट आ गया हमारे पास कितना 181। इसको आप नोट करें फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट करें फिर आगे चलते हैं। और नोट करके 30 सितंबर का आपने मुझे फ्यूचर का रेट भी निकाल के देना है अगर स्पॉट रेट 179.5 हो तो। बेसिस कैसे निकाला आप लोगों ने कि 5 ओरिजिनल बेसिस था। रिमेनिंग टाइम पीरियड यहाँ पे कितना बचता है 1 मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ कितने हैं 5 तो कितना आ गया 1 तो ये हमारे पास आ गया क्या 180.5। अब अगर 31 अक्टूबर को स्पॉट रेट हो गया है 182 तो बेसिस जो है वो क्या होता है 0 एट मैच्योरिटी डेट। तो ये क्या होगा 182। यहाँ से हमने क्या देखा जी एट मैच्योरिटी डेट स्पॉट रेट इज इक्वल टू
फ्यूचर रेट। जी क्या था बेसिस का कॉन्सेप्ट कि अगर हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन डेट पे स्पॉट रेट दिया गया है, फ्यूचर का रेट नहीं दिया गया, तो हम निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? या फ्यूचर रेट दिया गया है, स्पॉट रेट नहीं दिया गया, तो हम निकाल सकते हैं। ये मैंने वर्ड यूज़ किया है एट मैच्योरिटी डेट, एट ट्रांजैक्शन डेट नहीं। आपको पेमेंट करनी है सपोज 30 सितंबर को, आपको 3 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। एक आपको अगस्त का दिया गया है, एक आपको अक्टूबर का दिया गया है, एक आपको दिसंबर का दिया गया है। आप कौन सा चूज़ करोगे? 30 सितंबर को पेमेंट करनी है, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर? अक्टूबर। क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन डेट आपकी क्या है? सितंबर। वहाँ पे बेसिस ज़ीरो नहीं होगा। बेसिस ज़ीरो कहाँ पे होगा? एट मैच्योरिटी डेट, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर वाला ख़त्म हो रहा है। क्या कह रहा? ये बात समझ आती है? एट मैच्योरिटी डेट, एट ट्रांजैक्शन डेट नहीं। इन फ्यूचर अगर आपको मिला है ट्रांजैक्शन डेट से आगे वाला, तो बेसिस ज़ीरो कहाँ पे होगा? मैच्योरिटी डेट पे, ट्रांजैक्शन डेट पे नहीं। कैसे एक क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 19 हमने छोड़ा था, अगर उस क्वेश्चन में वापस आए हम, क्वेश्चन 19, on 1st April a US company buys goods worth rupees 745,000 euro। मीन आप यूएसए में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बैठे हुए हो किसी कंपनी में, और यूरो में आपने रसीद लेनी है या पेमेंट करनी है? पेमेंट करनी है 745,000 यूरो की फ्रॉम अ कंपनी इन फ्रांस, पेएबल ऑन 1st में। मीन 1 मंथ बाद आपने 745,000 यूरो की पेमेंट करनी है। फॉरेन करेंसी पेमेंट है इन 1 मंथ टाइम। ठीक हो गया? द यूएस कंपनी वांट्स टू हेज अगेंस्ट द यूरो स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द डॉलर। मीन यूरो का रेट डॉलर के अगेंस्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा हम हेजिंग की तरफ जाते हैं। करंट स्पॉट रेट इज $0.9212 is equal to 1 euro। डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट? डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट कोट। क्यों? फॉरेन करेंसी बेस है, मीन 1 है। मल्टीप्लाई का केस, डिवीजन का केस? पे मोर और रिसीव लेस? पे मोर, पे मोर। लेकिन खैर यहाँ पे तो रेट ही एक दिया गया, ज़िंदगी बड़ी आसान है, टेंशन ही कोई नहीं है। वो तो वहाँ पे हमने ये फ़र्कें करनी जहाँ पे 2 रेट दिए हों, यहाँ पे तो रेट ही एक दिया गया, इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये तो डिसाइड करना है कैसे, डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट से। तो मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट कोट है। ठीक हो गया? एंड जून फ्यूचर रेट इज 0.9245। पेमेंट आपने करनी है 1 मई को, लेकिन आपको जो फ्यूचर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? जून का मिल रहा है। और एक ही क्या कहला है? द स्टैंडर्ड साइज ऑफ आ 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 125,000 यूरो। कॉन्ट्रैक्ट साइज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए। On 1st May, the spot rate is 0.9351, 9351, 0.9351, 0.9351. Evaluate the hedge, mean cost और effective rate निकालना है आपने। Good luck everybody. Try करें please. Future, timeline, hedge strategy, number of contracts, selection of contract, gain loss on future, gain loss on spot, computation of net cost and effective rate.
जी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बने? 5.96 अप्रॉक्सीमेटली 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। और बाय आपने किए क्या? 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 ईच। किस रेट पे? फ्यूचर का रेट मुझे दीजिएगा। हैज डेट पे, हैज डेट पे बाय करोगे, ट्रांजैक्शन डेट पे सेल करोगे। हैज डेट पे फ्यूचर का रेट था 0.9245 फ्यूचर का रेट स्पॉट का नहीं। क्या अमाउंट बनी? 693375। सेल करोगे 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 ईच एट रेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट। फ्यूचर का रेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट दिया गया, स्पॉट दिया गया है, तो हम बेसिस में चले जाएंगे, निकालेंगे। कैसे? यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वर्किंग वन। क्या निकालने जा रहे हैं? फ्यूचर रेट ऑन 1 मई। क्यों? स्पॉट है, फ्यूचर का नहीं है। हमने बाइंग सेलिंग जो करनी है फ्यूचर की, फ्यूचर के रेट से करनी है। ये रेट तुम्हारे पास था इस डेट का, लेकिन इस डेट का रेट नहीं था। क्या ख्याल है? सो देखिएगा जी, 1 अप्रैल को हमारे पास जो है वो स्पॉट था कितना? 0.9 नहीं 45 तो फ्यूचर का था, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। 9212। और हमारे पास जो फ्यूचर का रेट था सर वो था 0.9245। तो बीच में डिफरेंस जो था वो क्या था? 0. ना कर यार, 0033। ये बेसिस था, यही है। अब हम चले गए जी 1 मई पे। 1 मई पे स्पॉट तो उसने हमें दिया है कितना? 0.9351। लेकिन हमें ये निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें बेसिस निकालना पड़ेगा। ये जो बेसिस था 0.0033 कितने मंथ वाले फ्यूचर का था? 3 मंथ्स वाला। 3 मंथ्स वाला। दिस मीन ये फिगर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बेसिस है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 डिवाइड रिमेनिंग मंथ कितने बचेंगे यहाँ से ऑनवर्ड? 1 मई से ऑनवर्ड 2 मंथ बचेंगे, मई भी और जून भी। तो 2/3 करेंगे तो क्या आ गया? 0.0022। हमारे पास फ्यूचर का रेट क्या आ गया? फ्यूचर का रेट क्या आ गया? 0.9373। 9351 1 मैंने लिखवाया ना, क्वेश्चन रीड करते वक्त मैंने साथ लिखवाया, वो मिसिंग है। ठीक हो गया? तो ये रेट हम यूज करेंगे यहाँ पे 0.9373। कहाँ से निकाला आपने? वर्किंग वन से। तब मुझे ज़रा बताइएगा क्या अमाउंट बनी? अमाउंट बताइएगा। 703,975। गेन हुआ, लॉस हुआ? सेल इतने पे हुआ है, बाय इतने का किया, इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है। गेन है भाई, कम ऑन, गेन है कितने का? 9600 का। ये बात किसी को समझ आ गई हो? नहीं आई? पक्की बात है। ऑन 1 अप्रैल ये स्पॉट था, ये फ्यूचर था, तो हमने बेसिस निकाल लिया। ये है, ये बेसिस कितने मंथ का है? 3 मंथ्स का। यहाँ पे स्पॉट है, हमारे पास फ्यूचर नहीं है, तो अगर बेसिस निकालें तो फ्यूचर आ जाएगा। क्या ख्याल है? तो बेसिस हमने कहा जी ये बेसिस है, ये बेसिस है कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का,
तो रिमेनिंग मंथ्स कितने बचते हैं 1 मई से ऑनवर्ड? जून वाला कॉन्ट्रैक्ट था 2 बनते हैं, तो 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0.0022, उसमें ऐड किया तो फ्यूचर का रेट आ गया। जून वाले फ्यूचर का ये रेट है, किस डेट पे? 1 अप्रैल पे। क्वेश्चन 18 हमने किया था, फ्यूचर के 2 रेट दिए गए थे हमें, 16 अप्रैल मीन हैज डेट पे भी और 19 मई मीन ट्रांजैक्शन डेट पे भी। क्या ख्याल है? वो फ्यूचर जून वाला था, ट्रांजैक्शन डेट हमारी मई थी 19 में। क्या ख्याल है? और 0 होता है बेसिस कहाँ पे? मैच्योरिटी डेट। किस मैच्योरिटी? वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मैच्योरिटी। ट्रांजैक्शन डेट नहीं मैंने वर्ड यूज़ किया, क्या यूज़ किया है? मैच्योरिटी यूज़ किया है। ट्रांजैक्शन डेट ये है, मैच्योरिटी 30 जून है, तो 0 वहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं 0 होगा। क्या ख्याल है? 30 जून का अगर बेसिस निकालें तो वो 0 होगा, लेकिन हमें निकालना नहीं है क्यों? हमारी ट्रांजैक्शन 1 मई तक है। क्या ख्याल है? बात बनती है नहीं बनती? चलें आगे। स्पॉट पे एक्चुअल बाइंग जो आपने की, क्या की आपने सर? 745,000 यूरो आपने ख़रीदे। किस रेट पे? स्पॉट का रेट था नहीं, आपने एक्चुअल जो ख़रीदा कहाँ पे ख़रीदा? यहाँ पे ख़रीदा ना, जहाँ पे पेमेंट की है 9351 पे। एक्चुअल पेमेंट जो आपने की, फ्यूचर को छोड़ दो, 1 मई को पेमेंट की ना, तो 1 मई को आपने पेमेंट जब की किस रेट पे की? 1 मई वाले स्पॉट रेट पे। क्या ख्याल है? कर सकते थे आप पेमेंट 745,000 की किस रेट पे? 0.9212 पे। तो मुझे बता दोगे ज़रा यहाँ? 696650 686 294। इस पे कर सकते थे कि आपने इस पे ज़्यादा पे की, वैसे भी रेट ये कम था, पेमेंट करते वक्त ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ? लॉस हुआ कितना? 10356 का। इस लॉस को ये इतना गेन कवर कर गया। फ्यूचर में ना जाते तो सारा लॉस था, लेकिन फ्यूचर में जाने से वो गेन इस लॉस को कम कर गया। अब एक्चुअल बाइंग जो हमने की वो कितने पे की? 696650 जो कैश ट्रांजैक्शन है, और कोई आपको गेन ऑन फ्यूचर भी हुआ कितने का? 9600 का। ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, तो आपके पास जो है वो नेट कॉस्ट आ जाएगी 687050 कितने यूरो की? कितने यूरो की सर? 745,000 की। तो इफेक्टिव रेट निकाल दें प्लीज़। 0.9222 222 इफेक्टिव रेट आपको इस ट्रांजैक्शन का ये पड़ा है। दिस इज योर हेज आउटकम। सर आपने तो कहा था वो औखा क्वेश्चन था, बस ये औखा तो नहीं, सिर्फ एक बेसिस वाला कॉन्सेप्ट बीच में नया है, बाकी सब कुछ तो वही फ्यूचर वाला चल रहा है। क्या हो गया? रेट्स देखिएगा, फ्यूचर में आपने बाय करना है, सेल करना है, तो बाय पे आप फ्यूचर का रेट इस डेट वाला अप्लाई करोगे, सेल पे आप फ्यूचर का रेट इस डेट वाला अप्लाई करोगे। बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। तो बाय करते वक्त फ्यूचर का कौन सा रेट अप्लाई करोगे? हैज डेट वाला, मीन 1 अप्रैल पे जो था। सेल करते वक्त फ्यूचर का रेट कौन सा आप अप्लाई करोगे? ट्रांजैक्शन डेट वाला। वो इस क्वेश्चन में नहीं था तो हमें निकालना पड़ा। स्पॉट में एक्चुअल जो बाइंग आपने की है वो कब की है? इस डेट पे की है ना।
क्या ख्याल है? एक्चुअल ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म कब की है? इस डेट पे की है ना, तो इस डेट पे जो स्पॉट रेट था वो क्या था? ये था, मीन कैश वाली ट्रांजेक्शन। कर सकते थे आप पेमेंट कब? इस डेट पे। इस डेट पे रेट क्या था? ये। तो दोनों रेट के डिफरेंस के थ्रू आपको स्पॉट पे क्या हुआ? लॉस। और अब हमने नेट कंप्यूटेशन में क्या करना है? कॉस्ट कंप्यूटेशन में कैश वाली ट्रांजैक्शन लेनी है। तो इधर से कैश ये था, क्यों? ये तो हवा में। इधर से कैश एक्चुअली जो हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन आ गई और ये गेन आ गया, तुम्हारे पास नेट कॉस्ट आ गई। क्या ख्याल है? और उसके बाद अफेक्टिव रेट हमने निकाली है। नेट कॉस्ट किस चीज़ की है? इस चीज़ की है। चलें आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और, उसके बाद ख़त्म होगी बात। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? अगर आ गया है तो MFA हो गया है, अगर नहीं आया तो फिर पता नहीं क्या हुआ है। सबसे औखा चैप्टर MFA का हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आज तक की औखा है, इसके बाद ख़त्म हो गया औखा। आज तक की औखा है, इसके बाद औखा ख़त्म हो गया जी। क्वेश्चन 20। On 1st September 2019, on 1st September 2019, spot rate of dollar was 156 and future price of November contract is rupees 158 per dollar. इन स्पॉट पे डॉलर 156 रुपीज़ का चल रहा है, फ्यूचर का नवंबर वाला फ्यूचर 158 का चल रहा है। साद लिमिटेड परचेजेस डॉलर्स ऑन 15 नवंबर 2019 when spot rate is 158, when spot rate is 158, if bases are assumed to have reduced evenly over the period, compute basis, remaining basis, and hence future price on 15 November. Good luck everybody. ये होता है बेसिस, ये होता है रिमेनिंग बेसिस, और ये होता है फ्यूचर प्राइस किसी भी डेट की। सो 1 सितंबर को स्पॉट रेट ये था, फ्यूचर रेट ये था, तो डिफरेंस क्या है? बेसिस। और फ्यूचर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? नवंबर वाला। दिस मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने मंथ्स वाला फ्यूचर है? तो बेसिस का टोटल पीरियड भी कितना है? 3 मंथ्स। तो किसी भी डेट पे आप बेसिस निकाल सकते हो, जो ओरिजिनल बेसिस था इनटू रिमेनिंग मंथ डिवाइड बाय टोटल मंथ।
जी किसी का ये आंसर आया हो कि ऑन 1 सितंबर ये स्पॉट रेट था, ये फ्यूचर रेट था, इतना बेसिस निकल आया? क्या ख्याल है? 15 नवंबर को हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होना है फ्यूचर वाला कब? 30 नवंबर को। दिस मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स का ये बेसिस है। तो 15 नवंबर को हमने देखा जी कि स्पॉट रेट 158 हो गया, तो रिमेनिंग बेसिस 2 है 3 मंथ्स का। तो यहाँ से ऑनवर्ड रिमेनिंग मंथ कितने बचते हैं? हाफ, 0.5 मंथ। तो बेसिस कितना आ गया? 0.33333। तो फ्यूचर आपके पास क्या आ गया? ये उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? एक ये निकाल के देना, एक ये निकाल के देना और एक ये निकाल के देना। इन ये मैच्योरिटी डेट है। मैच्योरिटी डेट मीन जहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना है। हमारी ट्रांजैक्शन डेट ये है जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। उस क्वेश्चन में भी ट्रांजैक्शन डेट पे हमने निकाला, मैच्योरिटी डेट पे बेसिस 0 होता है, ट्रांजैक्शन डेट पे नहीं। सर देखें पहली लाइन 156 एंड फ्यूचर प्राइस ऑफ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट। जून कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक का कॉन्ट्रैक्ट। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने पढ़ा ऑलरेडी पीछे। क्या ख्याल है? कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। आज आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। आज आप लोगों का कोई 25 मिनट का टेस्ट है।